हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको मूल अधिकार पढ़ाने जा रहे हैं। यह न सिर्फ हमारे परीक्षा के लिहाज से ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बल्कि इसका हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान है। यह हमारे जीवन के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकार को। अगर परीक्षा में आपसे किसी प्रश्न में पूछ ले कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो अगर ऑप्शन में आपको मूल अधिकार मिले तो आपको मूल अधिकार ही टिक करना है। और ये कहां से लिया गया है? तो ये हमारे यूएसए से लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में विभिन्न भाग कई देशों से लिए गए हैं, तो वैसे जो मूल अधिकार जो है वो हमारे यूएसए से लिया गया है। उसके बाद फिर भारत के व्यक्तियों में चौमुखी विकास को भी बढ़ावा देता है मूल अधिकार। किन किन माध्यमों से? जैसे भौतिक विकास के माध्यम से बौद्धिक विकास करता है, नैतिक विकास भी करता है और आध्यात्मिक विकास भी करता है मूल अधिकार। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण तथ्यों के में मूल अधिकार में स्टार्टिंग में जो मूल संविधान में हमारे इसमें जो अधिकारों की संख्या थी टोटल 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसमें उन्होंने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल अधिकार को हटाते हुए जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो उसको फिर आर्टिकल अनुच्छेद 301 के तहत उसको कैसा अधिकार बना दिया गया? उसको कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार क्या होते हैं और संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकार क्या होते हैं, इनमें भी अभी हम डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद फिर मूल अधिकार का जो स्वरूप है वह असीमित नहीं है, यानी कि इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं समय के हिसाब से। और सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार से संबंधित इससे सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप छोटे मोटे मामलों में तो नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। और इसका जो स्वरूप है वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है, और यह आपातकाल के समय इसको निरस्त किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 20 और 21 जो अभी हम देखने वाले हैं, 20-21 को छोड़ के बाकी जो आर्टिकल हैं उनको हम निरस्त कर सकते हैं। खासकर आपातकाल के समय जैसे आर्टिकल 19 जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसको हम निरस्त कर देते हैं। तो आइए इसमें हम कानूनी अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है और मूल अधिकार क्या होते हैं, उनमें हम थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। तो संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार, इसमें अंतर जो है संवैधानिक अधिकार या ऑब्लिक कानूनी अधिकार इसी को बोलते हैं। ऐसा अधिकार जो हमारे संविधान में डायरेक्ट निहित हो, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 301 के तहत जो पहले संपत्ति का अधिकार था उसको हमने कानूनी अधिकार बनाया। और मूल अधिकार वो होते हैं जिनका सरकार हनन नहीं कर सकती है। इनके हनन पे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी कानूनी अधिकार का हनन किया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये इसमें अंतर है, यानी कि
संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार के उल्लंघन पे सरकार इन पे, जैसे संपत्ति का अधिकार था तो संपत्ति के अधिकार को अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो सरकार कर सकती है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई भी मामला अगर उठता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये सरकार के खिलाफ भी है। तो हमने जैसे कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको देख लिए। अब हम आर्टिकल 12 को देखते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? तो आर्टिकल 12 में यह कहा गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। तो राज्य कौन है या हम जान लेते हैं। तो राज्य में जैसे आपको पता है संघ की सरकार है और राज्य की सरकार है। तो संघ की सरकार की चाहे वो व्यक्तिगत की बात किया जाए या किसी संस्था की बात किया जाए जो सरकार के अधीन है, तो वो क्या है, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि राष्ट्रपति, जो भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं, जो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, उनसे लेके एक भारत सरकार के अधीन काम करने वाला चपरासी क्या है, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो यही है। यानी संघ सरकार में व्यक्तिगत या संस्था जो सरकार के अधीन कार्य कर रही हैं वो सब क्या है, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इसमें व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और संस्था के रूप में भी हो सकते हैं। जो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करेंगी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संस्था हो, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। वहीं पे ठीक राज्यों में जैसे कि आपको राज्यपाल के बारे में या फिर राज्य में छोटा से छोटा अधिकारी जो राज्य से संबंधित हो, राज्य से वेतन भुगतान कर पाता हो, तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आर्टिकल 12 में इसका उल्लेख किया गया है। अब उसके बाद फिर हम आर्टिकल 13 को देखते हैं कि आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13 में यह बताया गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस फैसले की सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट के तहत है। तो अगर उसको वो अवैध पाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। अगर आप किसी स्टेट में हैं तो आप वो अधिकार का मामला लेके आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट भी उस मामले की सुनवाई करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि यह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है तो उसको भी वो अवैध घोषित करने का अधिकार रखता है। और इसमें कोई भी संशोधन करने की जो शक्ति है, संशोधन करने की शक्ति जैसे संसद में है, लेकिन इसमें यह बताया गया अगर संविधान के किसी पार्ट में अगर मूल ढांचे का सिद्धांत आता है, जो केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती केस में
1973 में आया था। तो अगर मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई केस अगर मूल ढांचे का सिद्धांत का है तो उसको भी वो निरस्त कर देगा। तो हमने आर्टिकल 12, 13 को देख लिया, अब हम आर्टिकल 14 को देखते हैं।